नमस्कार। वीडियो की संख्या में देखते हैं 12 अक्टूबर 2025 को आयोजित उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित यानी यूपीपीएससी द्वारा आयोजित अपर पीटी एग्जाम 2025 के जो पेपर है उसका हल सहित व्याख्या को देखते हैं। और यह लेक्चर जो आगामी देखें तो यूपीपीएससी द्वारा ही आयोजित एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है, जिसमें 30 प्रश्न जो आपके हैं वो जीएस से पूछे जाएंगे। साथ ही जीएससी लेक्चरर के लिए भी ये लेक्चर अति महत्वपूर्ण हो सकता है, जिसमें देखें तो 40 प्रश्न जो होंगे वो जीएस संबंधित पूछे जाएंगे, तो उसके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है पीटी के लिए। निकाय सेवा की आगामी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से वेरी इंपॉर्टेंट होगा। और साथ ही यूपीपीएससी द्वारा असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा के लिए भी ये लेक्चर अति महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। तो चलिए इस लेक्चर को शुरू देखते हैं। इसमें यानी जो पेपर है उसका एक्सप्लेनेशन यानी विथ एक्सप्लेनेशन इसका सॉल्यूशन देखने का प्रयास करेंगे, और इसमें जो इनपुट है वो समसामयिक घटना चक्र के जो सॉल्यूशन है या उसके हल हैं या पूर्वालोकन उससे इस इनपुट लिए गए हैं। तो इस बार पर थोड़ा यानी जो पेपर था उस पर चर्चा कर लेते हैं। तो देखें, ध्यान दें कि जैसा कि जो लोग भी प्रतियोगी एस्पिरेंट जो कि इसके एग्जाम को दिए हैं उनको यह एहसास हुआ होगा कि जो पेपर है वह न तो बहुत आसान की श्रेणी में न बहुत कठिन की श्रेणी में है, यानी मॉडरेट की श्रेणी में इसको रखा जा सकता है। हालांकि इसको टफ भी कहा जा सकता है, लेकिन इजी किसी स्तर पर नहीं ये कहा जा सकता है। हालांकि प्रश्न इसके देखने में इजी हैं, लेकिन विकल्प के इस प्रकार से बनाया है कि वो इजी होते हुए कठिन प्रतीत हो जाएगा। तो इसमें कट ऑफ देखा जाए, जैसा कि अभी आयोग ने अपना जो ऑफिशियल आंसर के वो जारी नहीं किया है, जबकि प्रत्येक मंगलवार को जो एग्जाम होने के बाद ऑफिशियल आंसर के जारी कर देता है। इस बार उसने नहीं जारी किया, इसलिए इस लेक्चर को बनाने का ये उद्देश्य है कि इसमें जो भी प्रतिभागी हैं वो इसको सर्वशुद्ध हल के रूप में, हालांकि 100% गारंटी तो ये चैनल भी नहीं लेगा, लेकिन ये है कि मैक्सिमम जो है इसकी शुद्धता गारंटी ले सकता है। तो जब आयोग देगा अपना आंसर के तो उसके हिसाब से 1, 2, 4, 5 या जो भी प्रश्नों का हेरफेर हो सकता है। तो इसके कटाव को देखा जाए तो कटाव जो आपका है वह जो भी व्यक्ति या कैंडिडेट हैं वह 85 के इर्द गिर्द हैं, यानी 80 से 85, 85 से लेकर 90 यानी इसी के बीच में है। यानी 80 से प्लस होनी चाहिए और 85 से आपका प्लस की स्थिति में ये सारे जो है आपके कटाव इसी के अंदर आ जाएंगे। सारे का मतलब ये हुआ कि जनरल का भी कटाव इसी के अंतर्गत है, ओबीसी का भी है और ईडब्ल्यूएस के भी कटाव इसी में है। एससी एसटी और जो अदर विशेष श्रेणियाँ उनके कटाव जो 80 से नीचे जाने की संभावना बन सकती है। तो चलिए इसमें चर्चा करते हैं। पहले प्रश्न से लेकर देखें तो पहला प्रश्न आपका यह है, यहाँ बाइलिंगुअल रूप में लिखा है पहले प्रश्न है, इसको इंग्लिश में यहाँ इसका हिंदी में इसमें चर्चा करेंगे, इंग्लिश भी आप साथ में देखते चलें। तो पहला प्रश्न है, नीचे 2 कथन दिए गए जिनमें से एक को अधिकतम ए तथा दूसरे को नीचे 2 कथन दिए जिसमें से एक को अभिकथन ए है और दूसरे का कारण आर कहा गया। इस हिसाब से इसका हमें विकल्प के हिसाब से देखना। तो अभिकथन ए है, ऑस्ट्रेलिया के भीतरी भाग मरुस्थलीय था अर्ध मरुस्थलीय, सही है, यानी अभिकथन जो इसमें दिया है वो सही है। कारण आर देखिए, उत्तरी ऑस्ट्रेलिया शीतोष्ण कटिबंध की स्थित है, यानी इसका कारण जो है वो गलत है। इसका एक्सप्लेनेशन देखें, यानी इसका जो आंसर सही होगा सी होगा, सी का मतलब ये सही है किंतु आर गलत है। एक्सप्लेनेशन देखें तो ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी तथा मध्यवर्ती भीतरी भाग का अधिकांश बड़ा हिस्सा शुष्क था अर्धशुष्क, यानी ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी तथा मध्यवर्ती जो भीतरी भाग है उसका अधिकांश बड़ा हिस्सा जो है शुष्क था अर्धशुष्क, यानी मरुस्थलीय था अर्ध मरुस्थलीय है। ऑस्ट्रेलिया का लगभग 70% हिस्सा शुष्क या अर्धशुष्क है, इसलिए अभिकथन ए सही है, यानी अभिकथन ए क्या है, सही है। इसके कारण में देखें तो कारण आपका यह है, कारण में देखें तो उत्तरी ऑस्ट्रेलिया उष्णकटिबंधीय था उष्ण शुष्क क्षेत्रों के में आता है। समशीतोष्ण प्रदेश मुख्यतः ऑस्ट्रेलिया के दक्षिणी भाग में पाए जाते हैं, यानी जो समशीतोष्ण कटिबंध लिखा है उत्तरी ऑस्ट्रेलिया में, ये उत्तरी ऑस्ट्रेलिया में बल्कि दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, इसलिए यहाँ दक्षिणी कर दिया होता तो ये स्टेटमेंट सही हो गया होता। तो इस प्रकार से कारण जो गलत है पहला ऐसा है, तो इसका मतलब सी आंसर सही हुआ। दूसरे प्रश्न में चलते हैं, जल्दी से देखें। तो नीचे 2 कथन यानी इस प्रकार से ये भी है, यानी इसमें अभिकथन और कारण, इसको देखें। भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल गेमिंग बाजार है, यह गलत है, यानी भारत जो है विश्व का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल गेमिंग बाजार है, यह गलत है स्टेट, यानी अभिकथन गलत है। इसके बाद देखें जो आपका इसमें कारण में देखें तो भारत में 950 मिलियन से ज़्यादा इंटरनेट उपयोग करता है, ये सही है, कारण सही है, यानी इस प्रकार से इसका देखें आंसर बी बनेगा, यानी ए गलत है, आर सही। इसका एक्सप्लेनेशन देखें तो इसका 2 प्रकार से व्याख्या किया गया। यदि डाउनलोडिंग के आधार माना जाए तो भारत मोबाइल गेमिंग बाजार में शीर्ष पर है, यानी डाउनलोडिंग के हिसाब से यदि क्वेश्चन पूछता है तो जो है मोबाइल गेमिंग बाजार में जो इंडिया शीर्ष पर, और यदि राजस्व के आधार माना जाए तो भारत टॉप 5 में भी शामिल नहीं है। इस प्रकार दोनों ही संदर्भ में अभिकथन ए गलत है।
और आर को देखा जाए तो दिसंबर 2025 में भारत सरकार द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार देश में इंटरनेट उपभोक्ताओं यानी जो उपयोग करने वाले उनकी संख्या 2014 में लगभग देखें तो 251.5 मिलियन से बढ़कर 2024 में यानी 10 वर्षों में 969.6 मिलियन हो गई है, जो कि 950 मिलियन उपभोक्ताओं की संख्या के लगभग है या ज़्यादा है, क्योंकि इसमें ज़्यादा पूछा है तो इससे ज़्यादा हो गया। 950 मिलियन का मतलब 969.6 मिलियन है 2024 में, तो यानी 950 मिलियन से ज़्यादा है। तो आर इसमें सही, यानी इसका आंसर जो होगा बी होगा। तीसरे प्रश्न में देखते हैं। तीसरा प्रश्न भी उसी प्रकार का है, यानी अभिकथन दिया है और कारण दिया है। अभिकथन है, भारत ने चगताई तुर्की में तुजुक ए बाबरी लिखा, सही है। तुर्की मुगल दरबार की राजभाषा थी, ये गलत है क्योंकि फारसी भाषा थी। तो इस विषय से देखें तो इसका जो सही आंसर बनेगा वो सी होगा। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। एक्सप्लेनेशन है कि बाबर की आत्मकथा तुजुक ए बाबरी मूलतः चगताई तुर्की में है। फारसी में उसका अनुवाद बाबरनामा के नाम से प्रतिष्ठित हुआ। मुगल दरबार प्रशासन की भाषा फारसी न थी, न कि तुर्की। इस प्रकार से देखें तो स्टेटमेंट आपका जो है वह अभिकथन तो सही है, लेकिन कारण इसमें गलत है क्योंकि यहाँ फारसी भाषा थे, यानी इस प्रकार से इसका आंसर सही हुआ। चलिए अगले प्रश्न देखते हैं। यहाँ मैचिंग कराना है, यानी 4 नंबर प्रश्न को देखते हैं। तो 4 नंबर प्रश्न आपका इस प्रकार से कोयला क्षेत्र और देश दिए गए हैं। इसका सही आंसर जो है वो ए होगा। ए का मतलब 41-23 है। 41-23 होने का मतलब आल्पेशियन जो क्षेत्र संयुक्त राज्य अमेरिका में है, यानी ए का 4 हो जाएगा। और लंकाशायर जो इंग्लैंड में है, यानी बी का जो है 1 हो जाएगा। और रूर जो है जर्मनी है, रूर जो क्षेत्र है वो जर्मनी है। और कुजवास जो रूस में है 41 है। जैसे देखें जर्मनी को रूर कहा जाता है क्योंकि यह देखें तो जो है यह लौ आयस्क की ज़्यादा यहाँ पर उपलब्धता है या संपन्नता है आर्थिक रूप से, जैसे भारत में उसी प्रकार से जो है छोटा नागपुर के पठार को भारत का रूर कहा जाता है। तो इसका आंसर 41-23 हुआ। चलिए अगले प्रश्न पर 5वां नंबर प्रश्न इसको देखते हैं। तो 5वां प्रश्न देखें तो 5वां प्रश्न आपका ये बनता है, पारिस्थितिक तंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सही है। तो 5वां का जो आंसर है वो सी है। सी का मतलब 1 व 2 दोनों सही है। यहाँ पर देखें तो हरे पौधे स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र में अपनी पत्तियों पर पड़ने वाली सूर्य की रोशनी का लगभग 1% ऊर्जा ग्रहण करते हैं। दूसरा है लगभग 10% कार्बनिक पदार्थ उपभोक्ताओं के अगले उच्च स्तर तक पहुंचता है। दोनों स्टेटमेंट सही है। इसका एक्सप्लेनेशन देखें तो इस प्रकार से हरे पौधे स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र में अपनी पत्तियों पर पड़ने वाली सूर्य की रोशनी का लगभग 1% ऊर्जा को ग्रहण करते हैं, यानी ये आपका स्टेटमेंट सही हो गया। ऊर्जा कार्बनिक पदार्थ, यहाँ कार्बनिक पदार्थ का मतलब ऊर्जा से लिया गया है। ऊर्जा यानी कार्बनिक पदार्थ केवल जिसमें ऊर्जा ही शामिल है का स्थानांतरण ट्रॉपिक स्तरों के बीच औसत 10% के आसपास माना जाता है। इसे लिंडेमान का 10% का नियम कहा जाता है। इस हिसाब से यह दूसरा स्टेटमेंट भी सही है, यानी सी इसका आंसर सही हुआ। चलिए छठे प्रश्न में देखते हैं। छठा प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सी घटनाएं वर्ष 1911 में घटित नहीं हुई थी। तो ये तो एकदम आसान प्रश्न रहा। बंगाल का विभाजन रद्द किया गया था, राजधानी का कलकत्ता से दिल्ली, ये भी सही है। कांग्रेस का मुस्लिम लीग के बीच समझौता 1917 के लखनऊ पैक्ट में कहा जाता है, 1917 का था, इसलिए स्टेटमेंट गलत है। ये बहुत आसान प्रश्न, 1-2 इसमें सही है। इसके भी एक्सप्लेनेशन को देखना चाहें तो बंगाल का विभाजन रद्द 1911 में हुआ था। इसके देखें तो वर्ष 1905 में किए गए बंगाल विभाजन को 12 दिसंबर 1911 के दिल्ली दरबार में रद्द करने की घोषणा की गई थी। प्रशासनिक पुनर्गठन जैसे उड़ीसा का गठन वर्ष 1912 में प्रभाव हुआ, परंतु रद्द करने की घोषणा 1911 में हुई, इसलिए घटना 1911 से संबंध मानी जाती है। यानी 1911 में जब सम्राट आया था, इंग्लैंड का सम्राट जो है वो आया था, पहला सम्राट था जो भारत में आया था, इससे पहले कोई सम्राट नहीं आए थे। तो पहला सम्राट जो आया था उसी दौरान ध्यान दें तो यह जो है बंगाल विभाजन को रद्द किया गया। साथ ही में उसी दौरान जो है बिहार का भी निर्माण हुआ, यह याद रखें, बिहार भी निर्माण हुआ, दिल्ली राजधानी भी बनी, कई घटनाएं उसी तरह शामिल हैं। लेकिन लखनऊ समझौता जो आपका है तो उस दौरान का नहीं है। राजधानी कलकत्ता से दिल्ली परिवर्तन देखें तो उसी दिल्ली दरबार 12 दिसंबर 1911 में भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली करने का निर्णय लिया गया। औपचारिक हस्तांतरण और दफ्तरों का क्रमिक हस्तांतरण 1912 में पूरा हुआ, किंतु निर्णय जो घोषणा है 1911 में हुई थी। लखनऊ समझौता 1916 का है। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ समझौता वर्ष 1916 में हुआ था। इस प्रकार से तीसरा स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। तो इसका आंसर जो सही है 1-2 है, यानी ए रहा। 7वें प्रश्न देखें, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करते उन्हें काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। 7वें का सही आंसर देखें तो डी बनेगा। काल क्रमांक का 34-12 होगा। 34-12 का मतलब इसमें सबसे पहले घटना देखी जाए तो 3 होगी। 3 का मतलब गांधी इरविन समझौता होता है। गांधी इरविन समझौता कब होता है ध्यान रखें, 5 मार्च 1931 को होता है, यानी ये आपका 5 मार्च को है। सारी घटनाएं मार्च में ही ये है, तो 5 मार्च 1931 को होता है।
इसके बाद देखें जो है चौथा नंबर, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन होता है, यानी इसके फलस्वरूप कांग्रेस की भागीदारी के साथ द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर से 1 सितंबर यानी 31 में होता है, मार्च में नहीं, यानी सारी घटनाएं 31 की इसमें 32 की भी हो सकती। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन देखें तो आपका जो है 7 से 1 सितंबर, 7 से लेकर 1 दिसंबर 1931 में जो होता है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन होता है। इसके बाद होता है, इसके बाद पूना समझौता देखें पहले नंबर पर है, ये 24 सितंबर 1932 को पूना समझौता होता है। और इसके बाद जो आपका आता है सविनय अवज्ञा आंदोलन की समाप्ति, ये ध्यान रखना है कि समाप्ति की बात कर रहा है, शुरुआत की बात करता है तो 1930 में जाता है, इन सभी घटनाओं से पहले हो जाती है, लेकिन समाप्ति की बात कर रहा है। इसकी समाप्ति जो है 19 मई 1934 को इसकी समाप्ति घोषणा की जाती है औपचारिक रूप से। तो इस प्रकार से इसका स्टेटमेंट जो है 34 सही होगा। चलिए देखते हैं 8वां नंबर प्रश्न को देखें तो यह है यूपी स्पेशल संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किन जिलों में उनके कुल क्षेत्रफल के 20% अधिक पर वन है? तो इसका सी का मतलब 2-3 सही है, बहराइच इसमें नहीं है, यानी इसमें चंदौली और श्रावस्ती है। इसका एक्सप्लेनेशन देख लें। उत्तर प्रदेश के जो 3 जिले दिए गए उनके क्षेत्रफल के 20% से अधिक वन पर देखें कौन कौन से जिले हैं। तो पहले स्थान पर सोनभद्र आता है, सोनभद्र के देखें तो आपका 34.78% पर वन है। दूसरे स्थान पर चंदौली आता है 21 दूसरे स्थान पर चंदौली है, उसका स्थान देखें तो 21.63% जो है वह चंदौली है। इसके बाद श्रावस्ती का स्थान देखें तो 20.95% भाग पर जो है वह श्रावस्ती पर वन है। इसमें देखें जो प्रश्न दिया गया है चंदौली में 21 यानी चंदौली यहाँ दिया गया है जिसमें हमने देखा कि 21.63% पर वन है। श्रावस्ती इसमें दिया गया जिसमें 20.95% भाग पर जो वन है। तो इन दोनों जिलों में उनके कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 20% से अधिक भाग वन है, जबकि बहराइच जिले में क्षेत्रफल के वन का देखें तो ये 10.15% है, जो कि 20% कम है। तो इस प्रकार से आंसर इसका सी होगा। 9वें प्रश्न पर चलते हैं। 9वां प्रश्न देखें। 9वां प्रश्न का आंसर इसमें देखें, 9वें प्रश्न को इसमें देखें तो जो आपका दिया गया कोयला क्षेत्र और राज्य दिया गया, इसका आंसर जो मैचिंग कराने के बाद जो सही इसमें है, चूंकि सही और नहीं पर ध्यान देना है तो उसका सही आंसर बी बनेगा। बी का मतलब इसमें जो मैच है वो आपका 2, 3, 4 एक इसमें नहीं है, यानी माओलोंग जो अरुणाचल प्रदेश संबंधित नहीं है, जबकि रानीगंज पश्चिम बंगाल में, रामगढ़ झारखंड में, तालचेर उड़ीसा में है, यानी एक इसमें गलत लिखा है, इसलिए जो इसका सही आंसर 2, 3, 4 होगा। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। इसका एक्सप्लेनेशन देखें तो माओलोंग जो है, माओलोंग मेघालय के पूर्वी खासी हिल्स क्षेत्र में स्थित है और यहाँ अरुणाचल प्रदेश दिया है, अरुणाचल प्रदेश में नहीं है, यानी ये गलत हो गया। जबकि रानीगंज देखें तो रानीगंज कोलफील्ड पश्चिम बंगाल एवं झारखंड में स्थित भारत का प्राचीन एवं मुख्य कोयला क्षेत्र, अतः ये सुमेलित है। रामगढ़ देखें तो रामगढ़ कोलफील्ड झारखंड राज्य के रामगढ़ जिले में क्षेत्र में स्थित है, इसलिए ये भी सुमेलित है। तालचेर देखें तो तालचेर कोलफील्ड उड़ीसा के अंगुल जिले में है। इस प्रकार से ये भी सही है, यानी इसमें स्टेटमेंट जो मैचिंग है वो बी वाला सही होगा। 10वें प्रश्न में देखें तो यह है, यानी दिल्ली सरकार ने बायो डिकम्पोजर एवं स्प्रे कार्यक्रम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी कथन सही है? दोनों कथन इसमें सही है, यानी सी इसका आंसर सही है। इसका एक्सप्लेनेशन देखें तो दिल्ली सरकार द्वारा प्रारंभ किए गए बायो डिकम्पोजर एवं स्प्रे कार्यक्रम का उद्देश्य पराली जलाने से होने वाले प्रदूषण को समाप्त करना है, ताकि किसानों को पराली को खाद में परिवर्तित करने हेतु मुफ्त में बायो डिकम्पोजर स्प्रे उपलब्ध कराना है। इस कार्यक्रम में प्रयुक्त पूषा डिकम्पोजर भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान द्वारा विकसित बहुकौकी सूक्ष्म जीवी मिश्रित है, जो कि पराली अपघटन को तीव्र करता है। तो इस प्रकार से दोनों स्टेटमेंट सही हो जाएंगे 10वें का। चलिए 11 नंबर प्रश्न देखते हैं। तो यह आपका है, नई अखिल भारतीय सेवा बनाने के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही? सीधे सीधे स्टेटमेंट ही उठा दिया राज्यसभा का, जो विशेषाधिकार के अंतर्गत है। ये दोनों स्टेटमेंट सही है। राज्य यानी राष्ट्र हित में राज्यसभा नई अखिल भारतीय सेवाएं बनाने का प्रस्ताव पारित कर सकती, सही है। अखिल भारतीय सेवा बनाने का प्रस्ताव राज्यसभा में कुल सदस्य संख्या के 2/3 बहुमत से पारित होना आवश्यक, ये भी सही है, इसका सी आंसर हो जाएगा। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद, ये अनुच्छेद भी इसमें देख लें, 112 का सब आर्टिकल 1, यानी भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112 के सब आर्टिकल 1 के अनुसार यदि राज्यसभा राष्ट्र हित में आवश्यक या समाचीन समझते हुए यह घोषणा करने वाला प्रस्ताव यानी संकल्प पारित करती है और यह संकल्प उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों में कम से कम 2/3 बहुमत से पारित हो, तो संसद कानून बनाकर एक या अधिक नई अखिल भारतीय सेवाओं को सृजन के लिए उपबंध कर सकती है। तो दोनों स्टेटमेंट सही हो गया। 12 नंबर प्रश्न देखें, भी बहुत आसान प्रश्न है। इसमें देखें तो शिष्य और गुरु दिए हुए हैं। यहाँ इसका सही आंसर देखा जाए तो आपका जो है इसका सही आंसर सी बनेगा। सी का मतलब 2341 है। 23 का मतलब देखें तो कबीर के जो गुरु थे वो स्वामी रामानंद जी थे। अमीर खुसरो के गुरु देखें तो वो निजामुद्दीन औलिया थे।
और सूरदास के गुरु देखें तो ये वल्लभाचार्य जी थे और मर्दाना गुरु देखें तो गुरु नानक देव जी थे। इन सबों का एक्सप्लेनेशन देखें तो कबीर को भक्ति आंदोलन के निर्मुख संतों के प्रमुख माना जाता है और परंपरा के अनुसार वे स्वामी रामानंद के शिष्य थे। अमीर खुसरो चिश्ती सूफी परंपरा के महान कवि संगीतकार थे और वे हजरत निजामुद्दीन औलिया के शिष्य यानी मुरीद थे। कृष्ण भक्ति के विख्यात कवि सूरदास पुष्टि मार्ग से शब्द माने जाते हैं। परंपरा में वल्लभ से प्रेरणा यानी संपर्क का उल्लेख है, किंतु यह संबंध ऐतिहासिक रूप से संदिग्ध माना जाता है। अष्टछाप परंपरा में उनका संबंध वल्लभाचार्य और उनके पुत्र विठलनाथ गोसाई से भी बताया जाता है। भाई मर्दाना गुरु नानक देव के सहयात्री, रबाब वादक और उनके अनुयायी यह शिष्य थे। इस प्रकार से इसका सही आंसर जो सी है। 13 नंबर प्रश्न देखें तो यहाँ भी अभिकथन और कारण दिया गया है, इस आधार पर इसका देखें सॉल्यूशन। तो 13 के यहाँ अभिकथन जो मानव पूंजी में निवेश से भविष्य में लाभ मिलता है, सही है। शिक्षा और स्वास्थ्य लोगों के लिए अधिक उत्पादक बनाते हैं, ये भी सही है। यानी दोनों स्टेटमेंट सही है और इसकी व्याख्या भी कर रहा है, तो इसका डी आंसर हो जाएगा। ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। इसका एक्सप्लेनेशन देखें तो यह है कि मानव पूंजी में शिक्षा, स्वास्थ्य, कौशल विकास आदि पर किया गया व्यय व्यक्ति की उत्पादक क्षमता, आजीवन आय तथा रोजगार अवसरों को बढ़ाता है। इसका लाभ देखें। इसका लाभ मुख्यतः भविष्य में दीर्घकाल में उच्च शिक्षा, बेहतर रोजगार और अर्थव्यवस्था के समग्र विकास के रूप में प्राप्त होता है। ये सही हो गया, क्योंकि शिक्षा ज्ञान, कौशल और संज्ञात्मक क्षमता बढ़ाती है, जबकि स्वास्थ्य बेहतर शारीरिक और मानसिक क्षमता, कम अनुपस्थिति, उच्च प्रति घंटा उत्पादकता और उच्च दक्षता सुनिश्चित करता है। अतः दोनों सभी प्रत्यक्ष रूप से उत्पादकता बढ़ाते हैं। यानी इसका स्टेटमेंट सही हो गया और कारण भी सही है। 14 नंबर प्रश्न देखें तो यहाँ परिष्करण शाला है और राज्य में दिए गए रिफाइनरी और स्टेट किससे संबंधित, इसको देखा जाए। 14 के सही आंसर देखें तो बी बनेगा। बी का मतलब जो है आपका 24-13 होगा। 24-13 का मतलब ये हुआ कि नायरा जो है वह आपका गुजरात में यह रिफाइनरी है और मनाली देखें तो यह तमिलनाडु में है। वैसे मनाली से कंफ्यूज होता है कि हिमाचल प्रदेश में ही मनाली है जो कि पर्यटक स्थल, लेकिन मनाली जो रिफाइनरी ये तमिलनाडु में है। और नुमालीगढ़ देखें तो ये आपका असम में है और तातीपाका जो है आपका यह जो होगा आंध्र प्रदेश में होगा। तो इस प्रकार से इसका आंसर 24-41 यानी 20 का आंसर सही। एक्सप्लेनेशन देखें तो नायरा एनर्जी की वाडिनार रिफाइनरी गुजरात में स्थित है। चेन्नई पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी CPL की मनाली रिफाइनरी चेन्नई तमिलनाडु में है। नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड यानी NRL गोलाघाट जिले असम में है। ONGC की तातीपाका मिनी रिफाइनरी ईस्ट गोदावरी में स्थित है। चलिए अगले प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न 15 नंबर आपका ये है। 15 नंबर देखें तो निम्नलिखित में से कौन से खाद्य सुरक्षा का आयाम नहीं है, तो इसका बी जो बी का मतलब 4 इसमें आयाम में नहीं है। खाद्य सुरक्षा का मतलब ये हुआ कि इसमें फूड सिक्योरिटी के डायमेंशन पूछ रहा है। फूड सिक्योरिटी के डायमेंशन कौन से हैं, यानी आयाम कौन से हैं। तो उपलब्धता होनी चाहिए, उपलब्ध नहीं रहेगा तो फूड सिक्योरिटी का मतलब पहुंच भी होनी चाहिए, यानी पहुंचाने की क्षमता होनी चाहिए। सामर्थ्य का मतलब यहाँ कैपेबिलिटी है। इसका जवाबदेही अकाउंटेबिलिटी इसमें शामिल नहीं है, तो इसका सही इसमें नहीं पूछा है, नहीं को ध्यान रखना है, तो इसमें 4 नहीं होगा। इसमें देखें इसका एक्सप्लेनेशन, तो खाद्य सुरक्षा के मुख्य आयाम डायमेंशन है। उपलब्धता यानी अवेलेबिलिटी रहेगी, पहुंच एक्सेस रहेगी, सामर्थ्य अफोर्डेबिलिटी रहेगी यानी और उपयोग उपयोगिता यूटिलाइजेशन और स्थिरता स्टेबिलिटी। जवाबदेही यानी अकाउंटेबिलिटी खाद्य सुरक्षा के आयाम में शामिल नहीं है, यानी इसका सही आंसर जो होगा यानी नहीं वाले में हिसाब से इसका सही बी होगा। 16 नंबर देखें, ये दोनों स्टेटमेंट सही है। चांदी की वस्तुएं हवा के संपर्क में आने पर कुछ समय बाद काली पड़ जाती हैं, सही है। ऐसा सिल्वर सल्फाइड कोटिंग कार्ड होता है, ये भी सही है। दोनों स्टेटमेंट सही है, 1-2 इसका आंसर सही हुआ। इसका एक्सप्लेनेशन देखें तो इस प्रकार से चांदी की वस्तुएं वायु में मौजूद सल्फर युक्त गैसों जिस विशेषकर हाइड्रोजन सल्फाइड से अपक्रिया कर टर्निस बनाती हैं, जिसमें चमक घटती और सतह काली यानी मटमैली दिखने लगती। यह काला आवरण या कोटिंग मुख्यतः सिल्वर सल्फाइड यानी सिल्वर सल्फाइड जो यहाँ दिया है Ag2S को सिल्वर सल्फाइड कहते हैं। यानी इस प्रकार दोनों स्टेटमेंट सही है, यानी 1-2 इसका आंसर सही हुआ। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 17 नंबर प्रश्न के सूची फर्स्ट सूची सेकंड दिया गया। सूची फर्स्ट सूची सेकंड प्रक्षेपण की तिथि यानी इसमें डेट वाइज याद करने के लिए कर दिया है, तो इसका बी आंसर सही है। बी का मतलब 31-24 सही। 31 मतलब यहाँ पर देखा जाए चंद्रयान 3 जो है वो आपका 14 जुलाई 2023 को प्रक्षेपित किया गया था, जो कि 23 अगस्त 2023 को जो है यह पहुंचा था चंद्रमा के डार्क साइड पर, सॉफ्ट लैंडिंग किया था इसलिए 23 अगस्त को, जो है भारत सरकार जो अंतरिक्ष दिवस के रूप में मना रही है। तो चंद्रयान 3 जो है 14 जुलाई 2023 को प्रक्षेपित किया गया था। आदित्य 11 जो है 2 सितंबर 2023 को प्रक्षेपित किया गया था, जो जनवरी 2024 में ये जो है पहुंचा था सूर्य के लैंग्रेन भाग में। और यहाँ देखें जो इनसैट 3DS है, यह इसका प्रक्षेपण 17 फरवरी 2024 में किया गया था। और LEX 0 हम देखें तो 2 अप्रैल 2023 को प्रक्षेपित। इस प्रकार से इसका 31-24 हुआ। इससे देख लेते हैं इसका
इसका एक्सप्लेनेशन यह है कि चंद्रयान-3 भारत के तृतीय चंद्र अभियान चंद्रयान-3 का प्रक्षेपण LV यानी LVM3 M4 रॉकेट से 14 जुलाई 2023 को प्रक्षेपित किया गया था और ये पहुंचा था कब था? 23 अगस्त 2023 को पहुंचा था। आदित्य-1 यानी आदित्य L1 देखें तो ये सूर्य अध्ययन हेतु भारत के प्रथम सौर मिशन आदित्य L1 का प्रक्षेपण PSLV C57 यानी PSLV C57 से 2 सितंबर 2023 को प्रक्षेपित किया गया था। इनसैट 3DS देखें तो मौसम उपग्रह यह है। इनसैट 3DS का प्रक्षेपण GSLV EMK सेकेंड F14 से 17 फरवरी 2024 को प्रक्षेपित किया गया था। RLV-LEX-01 देखें इसरो द्वारा पुनः प्रयोज्य प्रक्षेपण यान यानी RVL की लैंडिंग एक्सपेरिमेंट 01 का उड़ान परीक्षण रिलीज जो था 2 अप्रैल 2023 को ATR चित्रदुर्ग में संपन्न किया गया था। चलिए अगले प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न इसमें जो बनता है 18 नंबर प्रश्न है, यानी इसमें देखें जो है राज्यसभा सीटों की संख्या दिया गया। ये भी बहुत आसान प्रश्न है। इसमें देखें जो आपका राज्यसभा सीटों की संख्या राज्य इसमें है तो महाराष्ट्र में मैक्सिमम है, यानी महाराष्ट्र में देखें सबसे मैक्सिमम देखें 28 राज्य 8 केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे ज़्यादा जो आपका उत्तर प्रदेश में 31 राज्यसभा सीटें हैं। इसके बाद महाराष्ट्र में है तो महाराष्ट्र में आपका जो 19 हो जाएगा। इसके बाद दूसरा जो अधिकतम देखें इस विकल्पों में जो तमिलनाडु में होता है, तमिलनाडु में 18 है तो 18 आपका यहाँ से हो गया। यानी इस प्रकार से इसको देखें सही मैचिंग जो D बन जाएगा। D का मतलब 34 12 है, 34 का मतलब महाराष्ट्र में 19 है और कर्नाटका में देखें तो 12 हो जाएगा और बिहार में देखें तो 16 हो जाएगा और तमिलनाडु में 18 है। तो ये रहा इसका आंसर सही रहा, यानी 34-12 सही रहा इसका आंसर। 19 नंबर देखें तो इसमें भी अवकथन और कारण के रूप में इसका दिया गया प्रश्न। इसमें देखें इसका जो सही आंसर आपका है वह आपका D है। D का मतलब ये दोनों सही और व्याख्या भी करा। इसमें देखें निर्धारिता रेखा समय और देश के अनुरूप भिन्न होती हैं। निर्धारिता रेखा जो समय और देश के अनुसार भिन्न होती है, हर देश की जो निर्धारिता रेखा अपने अपने हिसाब से अलग अलग रहेगी। जैसे अमेरिका देखें तो वहाँ, जैसे भारत में देखें तो यहाँ पर बहुत कम निर्धारिता रेखा बनाई गई है क्योंकि भारत जो है उतना संपन्न विकसित राष्ट्र में शामिल नहीं हुआ है। लेकिन भारत के लोगों और भारत की जो जनता है उसका सपना 2047 में भारत की आज़ादी की 100वीं वर्षगांठ जब मनाई जाए तो भारत विकसित राष्ट्र है। तब यहाँ जो मानक बदल जाएगा, यानी गरीबी रेखा की जो आज लाइन है वो बहुत आगे चली जाएगी। लोगों की मूलभूत आवश्यकताएं क्षेत्रों और समय के अनुसार भिन्न होती हैं। ये भी सही है, दोनों सही और एक्सप्लेनेशन भी करा, इसलिए इसका आंसर D सही होगा। इसकी व्याख्या कर लेते हैं। देखिए निर्धारिता रेखा यानी जिसको पॉवर्टी लाइन कहते हैं, किसी समाज देश में उस न्यूनतम उपभोग आय स्तर को दर्शाती जो मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए आवश्यक माना जाता है। यह रेखा देशों के बीच अलग अलग होती है क्योंकि कीमती उपभोग ढांचा, सामाजिक मानक और नीतिगत पद्धतियां अलग होती हैं और समय के साथ भी बदलती रहती है। जैसे मुद्रास्फीति, कीमतों में परिवर्तन और सामाजिक रूप से स्वीकार्य न्यूनतम जीवन स्तर उन्नति के कारण है। इसलिए एक जो सही हुआ, मूलभूत आवश्यकताएं केवल भोजन, वस्त्र, आवास जैसी स्थिर सूची में नहीं रहती, उनका स्तर और संरचना क्षेत्र और समय के साथ बदलते। जैसे आज स्वच्छ ऊर्जा, शौचालय, बुनियादी डिजिटल संचार सेवाएं अनेक स्थानों पर न्यूनतम जीवन स्तर का हिस्सा माने जाते हैं। तो इस प्रकार से ये दोनों सही है, दोनों इसका एक्सप्लेनेशन भी यानी कर रहा है, इसलिए इसका सही आंसर D बनेगा। 20 नंबर प्रश्न देखते हैं। चलिए 20 नंबर प्रश्न को देखा जाए जल्दी से। तो इसमें आपका है जो जून 2025 में घोषित साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार था उसके संदर्भ में दिया गया है। तो यहाँ पर देखें तो ये दोनों स्टेटमेंट सही हो जाएगा, यानी C इसमें है। C का मतलब हुआ युवा पुरस्कार 23 भारतीय भाषाओं में घोषित किए गए, सही हो जाता है। इस वर्ष डोगरी में कोई पुरस्कार नहीं दिया गया, ये भी सही है। तो चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। इसका आंसर सही हुआ। साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार कुल 24 भाषाओं के लिए प्रदान किए जाने का प्रावधान, जिसमें संविधान की 8वीं अनुसूची की 22 भाषाएं तथा अंग्रेजी और राजस्थानी शामिल हैं। जून 2025 में साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2025 कुल 23 भारतीय भाषाओं अंग्रेजी सहित में घोषित किए गए थे। इस वर्ष डोगरी भाषा में कोई युवा पुरस्कार नहीं दिया गया था, अतः कथन 1 व 2 दोनों सही हैं। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। 21 नंबर प्रश्न, इसमें भी कथन और कारण के रूप में यह दिया गया है। तो 21 को इस प्रकार से देखें, इसमें अवकथन और कारण दिया गया। इसका आंसर देखें तो D इसका भी है। D का मतलब AR दोनों सही और AR की सही व्याख्या करा। इसमें देखें किस प्रकार से है। हिमालय पर्वत में विभिन्न प्रकार की वनस्पतियां पाई जाती हैं, सही करा। हिमालय में ऊंचाई के साथ जलवायु में परिवर्तन होता है, दोनों कथन सही हुआ और व्याख्या भी करा, इसलिए सही है। इसका एक्सप्लेनेशन देख रहे हैं। हिमालय में वनस्पतियों की विविधता स्पष्ट रूप से ऊंचाई के साथ बदलती जलवायु के कारण होती है। ऊंचाई बढ़ने पर तापमान क्रमशः घटता है, नमी, वर्षा, हिमपात का स्वरूप बदलता है और ढाल मुखाभिमुखता के कारण धूप, छांव और नमी की स्थिति भिन्न होती है। यानी इसका एक्सप्लेनेशन कुल मिलाकर यही हुआ कि ये आपका D इसका आंसर सही हुआ। चलिए अगले प्रश्न देखें। पर्यावरण की वहन क्षमता यानी कैरिंग कैपेसिटी ऑफ इन्वायरमेंटल के बारे में कर रहा है कि संदर्भ निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, यानी इसमें सही पूछ रहा है। तो सही जो इसमें आपका है वो A है, केवल 2, यानी दूसरा जो इसमें सही पहला इसमें गलत हो जाएगा। संसाधन निष्कर्षण की दर संसाधन सृजन की दर से अधिक रहनी चाहिए।
अपशिष्ट का उत्पादन पर्यावरण के अधिशोषण अवशोषण क्षमता से बेहतर रहना चाहिए। ये सही है। ये जो आपका स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, इसको एक्सप्लेनेशन के रूप में देख लेते हैं। तो पर्यावरण की वहन क्षमता यानी कैरिंग कैपेसिटी का आशय किसी पारिस्थितिकी तंत्र यानी पर्यावरण द्वारा बिना दीर्घकालिक क्षरण के उपलब्ध संसाधनों और अपशिष्ट प्रदूषण की समाकल क्षमता के आधार पर सतत रूप से समर्पित अधिकतम जनसंख्या गतिविधियों की सीमा से है। सतत विकास के लिए मुख्यतः दो नियम स्वीकार किए गए। एक, नवीनीकरण संसाधनों के मामले में उपयोग निष्कर्षण की दर उसकी पुनर्जनन यानी रिप्रोडक्शन की दर से कम या बराबर होना चाहिए, और यहाँ पर अधिक लिख दिया है। इसके बाद अवशिष्ट प्रदूषक का उत्पादन पर्यावरण अवशोषण समाकलन क्षमता के भीतर आना चाहिए। तो इस प्रकार से जो इसका एक्सप्लेनेशन होगा वो केवल 2 स्टेटमेंट सही कर रहा है। 23 नंबर देखें तो आपका यह है निम्नलिखित में कौन सा युग में सही सुमेलित नहीं है। इसमें नहीं पूछ रहा है, इसको याद रखें। तो इसका सही आंसर जो होगा वो बी होगा। बी का मतलब केवल 4 इसमें सुमेलित नहीं है, यानी जो मसाई जनजाति है पश्चिमी अफ्रीका संबंधित है, जिससे इसमें सही है। यानी इसमें बुशमैन देखें तो कालाहारी मरुस्थल से संबंधित है, सही है। एक इसमो देखें तो उत्तरी कनाडा में, पिग्मी देखें तो कांगो बेसिन में, और मसाई पूर्वी अफ्रीका में है, पश्चिमी अफ्रीका में है। पूर्वी अफ्रीका कर देता तो ये भी सही हो जाता है। चलिए अगले प्रश्न 24 नंबर को देखें। 24 नंबर बहुत ही आसान पूछा है। इसमें भाग 4A में देखें तो ये मौलिक कर्तव्य दिए गए हैं जो 42वां संविधान संशोधन द्वारा इसको ऐड किया गया था। उस दौरान 10 थे। मूलतः ये देखें तो स्वर्ण सिंह की समिति पर बनाया गया था, उसमें 8 थे, लेकिन उसमें ऐड करते समय 10 कर दिया गया। और जो 86वां संविधान संशोधन 2002 द्वारा इसमें 11वां मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया। भाग 6 में राज्य है, यानी भाग 5 में जो केंद्र है और भाग 6 में राज्य, दोनों को ऐड कर देते हैं तो 11 होता है। इसमें केंद्र राज्य संबंध का प्रावधान होता है। नगर पालिकाएं जो 9 में नहीं है, इन 9 क रहता तो नगर पालिकाएं सही हो जाती। 9 में जो पंचायतें हैं, तो तीसरा इसमें गलत है, करा युग्म सुलेखन तीसरा है, तीसरा मतलब केवल 3 इसमें गलत हो जाएगा। इसका एक्सप्लेनेशन डिटेल में देखें तो संविधान के भाग 4 क में मूल कर्तव्य नहीं थे। अनुच्छेद 51 क या 51A में इसमें जो है वह 51A या 51 क में इसको दिया गया है। संविधान के भाग 6 का शीर्षक राज्य है। अनुच्छेद 152 से 237 इसमें राज्यों से संबंधित प्रावधान जैसे राज्यपाल, राज्य मंत्रिपरिषद, विधायिका, उच्च न्यायालय इत्यादि का इसमें, इसलिए भी सही है। इसके बाद देखिए नगर पालिकाएं संविधान के भाग 9A यानी 9 क में दिया गया है। अनुच्छेद 243B से लेकर 243ZG तक, जबकि भाग 9 का विषय जो है यानी भाग 11 का विषय देखें तो संघ और राज्यों के बीच संबंध विधायी प्रशासनिक का है। यानी भाग 11 में क्या है आपका, वो जो है केंद्र राज्य के संघ और राज्यों के बीच संबंध जैसे विधायी प्रशासनिक संबंध इत्यादि हैं, वो भाग 11 में दिए गए हैं। नगर पालिकाएं 9 क में हैं। चलिए 25 को देखें तो यहाँ पर अंकित विद्रोहों पर विचार किया था, उन्हें काल क्रमानुसार व्यवस्थित करना है। तो इसका सही आंसर जो बनेगा डी, मतलब इसमें 42-31 से सबसे पहले इसमें 4 यानी सन्यासी विद्रोह होगा। सन्यासी विद्रोह को देखें, इसका समय क्या है। सन्यासी विद्रोह जो है 1763 से लेकर 1800 के बीच में जो था सन्यासी विद्रोह है। यही में देखें तो बंकिम चंद्र जी का जो उनके द्वारा लिखित जो वंदे मातरम है वो इसी पर आधारित है, सन्यासी विद्रोह पर ही। और इसका समय हमने देख लिया। इसके बीच में सन्यासी विद्रोह, नील विद्रोह देखें जो बंगाल में होता है। नील की जबरन खेती के विरोध किसानों के व्यापक आंदोलन 1859 से 60 तक होता है। इसके बाद देखा जाए तो आपका कूका, जिसको नामधारी विद्रोह, पंजाब में नामधारी कूका विद्रोह के सशस्त्र और कठोर दमन की घटनाएं चरम 1871 से 72 में हुई थी। पावना कृषक आंदोलन बंगाल में हुआ था। जमींदारों के अत्याचारों व अवैध आपदा, जबरन लेवी था लगान वृद्धि के विरोध में किसानों द्वारा मुख्यतः 1873 से 76 में चलाया गया था। तो इस प्रकार से 42-31 यानी सबसे पहले देखें इन घटनाओं में सबसे पहले सन्यासी होता है, यानी जिसका समय हमने देख लिया था 1763 से 1800 हुआ। इसके बाद 2 होता है नील विद्रोह होता है जो 1859 से 1860 होता है। इसके बाद जो आपका आता है वह कूका विद्रोह होता है, जिसको नामधारी विद्रोह भी कहते हैं, 1871 से 1872। आखिरी में जो आपका आता है वह पावना आता है जो 1873 से 1876 में होता है। 26 नंबर प्रश्न देखें तो यहाँ पर भी आपको जो इसमें देखना कौन सही है। 26 का सही आंसर देखें तो ए होगा। ए का मतलब जो है 2143 इसके कालक्रमानुसार व्यवस्थित है। एक्सप्लेनेशन देखें इसका, तो एक्सप्लेनेशन है कि इसमें द्वितीय एंग्लो फ्रांसीसी युद्ध, जिसको कर्नाटक युद्ध के नाम से जानते हैं, यानी द्वितीय एंग्लो फ्रांसीसी जिसको कर्नाटक युद्ध के नाम से जानते हैं, इसका समय देखें तो 1749 से लेकर के 1754 तक होता है। 1754 तक जो था द्वितीय एंग्लो कर्नाटक, उसको कर्नाटक द्वितीय युद्ध के नाम से जानते हैं। यह पहले इसमें घटना होती है। इसके बाद जो आपका होता है प्रथम एंग्लो मैसूर युद्ध होता है। प्रथम एंग्लो मैसूर युद्ध देखें तो इसका समय 1767 से लेकर 1769 तक ये होता है। इसके बाद आपका 4 नंबर यानी प्रथम एंग्लो अफगान युद्ध होता है। प्रथम एंग्लो अफगान युद्ध का समय देखें तो 1838 से लेकर के 1842 तक यह होता है। और आखिरी में इसमें
आपका एंग्लो सिख युद्ध होता है जो 1845 से 1846 तक होता है, यानी सबसे बाद में तीसरा इसमें है। 27 नंबर देखें, गोबी मरुस्थल मुख्यतः में कौन देश में स्थित है? तो मंगोलिया, चीन, रूस, कजाकिस्तान इसमें शामिल नहीं, यानी 1-2 आपका हो जाएगा, 1-2 का मतलब इसका आंसर सही है। इसका एक्सप्लेनेशन देखें तो गोबी मरुस्थल एशिया का एक विस्तृत ठंडा मरुस्थल है। ध्यान रखें कि ठंडा मरुस्थल है जो मुख्यतः दक्षिणी मंगोलिया उत्तरी चीन में फैला है। इसका विस्तार रूस या कजाकिस्तान तक नहीं पहुंचता है। इस मरुस्थल के उत्तर पश्चिम में अल्टाई पर्वत है। ध्यान रखें कि इस मरुस्थल के उत्तर पश्चिम क्या अल्टाई पर्वत है। तो इस प्रकार से जो है आंसर इसका सही हुआ। चलिए अगले प्रश्न जो इसमें 28 नंबर इसको देखते हैं। 28 यहाँ पूछ रहा है कि बायोगैस में देखें तो मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड होता है, CO2 और CH4 होता है। इसका एक्सप्लेनेशन 1-3 हुआ। 1-3 का मतलब आपका जो पहला आंसर सही हुआ। बायोगैस जैव आवासीय अपघटन की प्रक्रिया से बनती है और इसके 2 मुख्य घटक है, मीथेन यानी CH4 तथा कार्बन डाइऑक्साइड CO2 होते हैं। सामान्यतः मीथेन में लगभग 50 से 70%, यानी सामान्यतः मीथेन इसमें जो है 50 से 70% तक, कार्बन डाइऑक्साइड 30 से 50% पाई जाती है। शेष में जल वाष्प, हाइड्रोजन सल्फाइड, H2O, नाइट्रोजन तथा सूक्ष्म मात्रा में मिलते हैं ये सब। चलिए 29 नंबर देखें तो यहाँ जून 2025 में आदि कर्मयोगी बीटा संस्करण एवं उत्तरदायी शासन पहल का शुभारंभ दिया गया। इसमें देखें तो क्या इसमें सही, उसको देखते हैं। इसका सही आंसर इसमें जो है आपका विकल्प के हिसाब से देखा जाए तो बी है। बी का मतलब जो 4 है, करा कि कूट का सही उत्तर इसमें 4 जो स्टेटमेंट वो सही बनेगा, यानी इसमें जो है बी सही है। बी का मतलब 4 है। 4 का मतलब जनजाति कार्य मंत्रालय, यानी इसमें कह रहा है कि जून 2025 में आदि कर्मयोगी बीटा संस्करण एक उत्तरदायी शासन पहल को शुभारंभ किस मंत्रालय द्वारा किया गया था? तो जनजाति कार्य मंत्रालय द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। तो 27 जून 2025 को आदि कर्मयोगी बीटा संस्करण एक उत्तरदायी शासन पहल का शुभारंभ जनजाति कार्य मंत्रालय के राष्ट्रीय सम्मेलन आदि अन्वेषण के समापन सत्र में केंद्रीय जनजाति कार्य मंत्री JUL ओराम द्वारा किया गया था। इस प्रकार से मंत्रालय संबंधित बहुत प्रश्न पूछे हैं इसमें, तो मंत्रालय संबंधित वेरी इंपॉर्टेंट आपका हो जाता है। और स्पेशली एक ही मंत्रालय द्वारा इसमें पूछे गए हैं, यानी एक इसमें कई कंबाइंड मंत्रालयों को कर दिया, लेकिन वो स्पेसिफिक पार्ट केवल एक ही मंत्रालय के अधीन रहा है ज़्यादातर प्रश्नों में। तीसरा प्रश्न देखें तो अलाउद्दीन खिलजी के निम्नलिखित बीजों को सही कालक्रम से क्रम व्यवस्थित कर नीचे दिए क्रम सही उत्तर का चयन करना है। तो इसका सही आंसर जो बी बनेगा। बी का मतलब 2143 का आंसर सही है। इसका एक्सप्लेनेशन देखें तो इसमें जो आपका है जैसलमेर यानी भारतीय शासकों पर अभियान इसे 1299 में किया था। जैसलमेर जो है 1299 अभियान अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। रणथंभौर पे विजय देंगे 1301 में ये पाता है, ये 1301 में इसको विजित करता है। इसके बाद चित्तौड़ पे विजय देखें तो ये 1303 में पाता है, 1303। आखिरी में इसमें वारंगल है, वारंगल पर 1309 से 1310 में ये विजय प्राप्त करता है इस पर, यानी विजय अभियान के अंतर्गत इसमें 2143 सही हुआ। 31 नंबर प्रश्न देखें तो 31 नंबर प्रश्न आपका यह है, यानी इस प्रश्न के साथ देखें इसका आंसर केवल जो होगा डी का मतलब एक इसमें सही है। एक का मतलब हिमालय क्षेत्र में जल विद्युत की विशाल संभावनाएं सही है। दूसरा स्टेटमेंट इसमें गलत हो जाता है। पूर्व उत्तर प्रदेश और बिहार इस क्षमता का उपयोग नहीं कर सकते क्योंकि इसके उत्तर में स्थित हिमालय नेपाल की सीमा में आता है। नेपाल की सीमा में होने के कारण यह इसका कारण नहीं बनता है। क्यों नहीं बनता देखें तो पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार में अधिकांश भाग गंगा के मैदानी सपाट व अल्प ढाल में है। फिर भी पूर्वी उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में पहाड़ी भूभाग में अरिहंत जैसी बड़ी विद्युत परियोजनाएं विद्यमान हैं और बिहार में कोसी पर दगमारा जैसी रन आप रिवर योजनाएं प्रगति पर हैं। तो ये पहले से मौजूद है, इसलिए ये उसमें रुकावट कारण नहीं करता। इसमें इसका आंसर एक सही हो जाएगा। 32 नंबर इसमें देखें तो निम्नलिखित में कौन से जिले उत्तर प्रदेश में देवीपाटन मंडल का हिस्सा है? देवीपाटन मंडल देखें तो इसमें बस्ती तो खुद अपने आप में एक मंडल है, इसलिए इसको आप निकाल देंगे तो शेष आपका 2 ही बचेगा। देवीपाटन मंडल जो है इसका जो देखें तो ये इसके अंतर्गत बहराइच और बलरामपुर आएंगे। जैसे कि हम जानते हैं कि देखें उत्तर प्रदेश में कुल वर्तमान में 76 जिले वर्तमान में और 18 मंडल हैं। तो इसमें देवीपाटन मंडल है। देवीपाटन मंडल का मुख्यालय गोंडा में है, यानी ये जो देवीपाटन मंडल है उसका मुख्यालय देखें गोंडा में है। और उसमें कुल 4 जिले आते हैं। 2 जिले तो यही हैं, बहराइच और बलरामपुर तो पहले से ही हैं, और इसके बाद इसमें जो आता है गोंडा और बहराइच आते हैं और इसका मुख्यालय गोंडा है। बस्ती जिला बस्ती मंडल में शामिल है, यानी अलग से मंडल बस्ती का है। इसके बाद 33 नंबर प्रश्न देखिए तो आपका यह है, भारत के निम्नलिखित राज्यों का गठन विचार किया उन्हें सबसे पहले से लेकर सबसे आगे तक सही कालक्रम व्यवस्थित करना है। तो इसमें देखें आपका जो इसका आंसर सी बनेगा। सी का मतलब 3142 का मतलब ये हुआ कि सबसे पहले इसमें जो गठन किया गया 3 का मतलब नागालैंड का गठन हुआ। नागालैंड कब हुआ? 1 दिसंबर 1963 को भारत का 16वां राज्य बना था, यानी 1963 में नागालैंड हुआ, भारत का 16वां राज्य बना। पंजाब को देखें तो 1 नवंबर 1966 को ये बना था, यानी इसके बाद पंजाब आता है। 1 नवंबर 1966 को जो है पंजाब बनता है। इसके बाद सिक्किम बनता है। सिक्किम जो भारत का 22वां पूर्ण राज्य बनता है, 1 कब 1975 में। सिक्किम जो 1975 में ये बनता है।
आखिर में अरुणाचल प्रदेश आता है। अरुणाचल प्रदेश 20 फरवरी 1987 को 20 फरवरी 1987 को जो अरुणाचल प्रदेश बना। इस प्रकार से इसका आंसर जो 3142 हो जाएगा। 34 नंबर देखें, यूपी स्पेशल ये भी है। उत्तर प्रदेश कौन सा कथन सही है, यानी इसमें सही उत्तर प्रदेश देश के आलू का अग्रणी उत्पादक है, सही है। भारत सरकार ने अलीगढ़ यहाँ कर दिया है। यदि इसको आगरा करता तो ये सही हो जाता। यहाँ 2025 में महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के अंतर्गत था। तो भारत सरकार ने अलीगढ़ में अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र के दक्षिण एशिया क्षेत्र की स्थापना की मंजूरी दी। ये गलत हो जाएगा, इसमें सही जो केवल एक है, एक का मतलब डी आंसर इसका सही है। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। तो ध्यान दें कि 2023-24 एवं 24-25 में देखें तो उत्तर प्रदेश के सभी राज्यों में आलू उत्पादन शीर्ष स्थान पर है। यानी भारत के सभी राज्यों में, भारत में 28 राज्य 8 केंद्रशासित प्रदेश में देखें तो उत्तर प्रदेश जो है वो आलू के उत्पादन में पहले स्थान पर है। जबकि सब्जी के उत्पादन में पूछेगा तो पहले स्थान पर आंध्र प्रदेश हो जाएगा, दूसरे स्थान पर जो आपका है वह उत्तर प्रदेश होगा। यानी कथन 2 देखें तो भारत सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र CIP के दक्षिण एशिया क्षेत्रीय केंद्र यानी CSARC के उत्तर प्रदेश में आगरा के सिंगना में इसकी स्वीकृति दी, न कि अलीगढ़ में की है। सॉरी, इसमें करेक्शन कर लेते हैं। कुल सब्जी के उत्पादन में हमने कहा था कि आंध्र प्रदेश है, बल्कि कुल सब्जी के उत्पादन में भी उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर, दूसरे स्थान पर वेस्ट बंगाल, तीसरे स्थान पर जो मध्य प्रदेश है। इसमें आंध्र प्रदेश कहीं है ही नहीं। तो पहले जो है सब्जी के उत्पादन में वेस्ट बंगाल भी रहा करता था। तो सब्जियों कुल उत्पादन में जो उत्तर प्रदेश पहले स्थान, दूसरे स्थान पर वेस्ट बंगाल, तीसरे स्थान पर जो है मध्य प्रदेश है। कुल फल के उत्पादन में जो पहले स्थान पर आंध्र प्रदेश है, दूसरे स्थान पर महाराष्ट्र, तीसरे स्थान पर उत्तर प्रदेश है। और नारियल के प्रोडक्शन में देखें तो पहले स्थान पर कर्नाटक, दूसरे स्थान पर तमिलनाडु, तीसरे स्थान पर केरला है। जबकि चावल के उत्पादन में देखें तो चावल के उत्पादन, ध्यान रखें, चावल का प्रोडक्शन की बात करें, चावल के प्रोडक्शन में पहले स्थान पर तेलंगाना, दूसरे स्थान पर उत्तर प्रदेश, तीसरे स्थान पर वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल पहले स्थान पर हुआ करता था। जबकि चावल के क्षेत्रफल, चावल की बुआई जो होता है क्षेत्र, उसके आधार पर देखें तो पहले स्थान पर उत्तर प्रदेश है, न कि प्रोडक्शन के आधार पर उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर। ये जो आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया गया तो उसके आधार पर सारे डाटा दिए गए हैं। चलिए 35 नंबर प्रश्न जल्दी से देखते हैं। एक्सप्लेनेशन करने से ज़्यादा लंबा या लेक्चर हो जा रहा है। तो इसमें देखें जो 35 नंबर का सही आंसर डी हो जाएगा। डी का मतलब 1342 इसमें सही है। यानी इसमें कह रहा है कि उनके क्षेत्रफल के आधार पर इसका जो है आरोही का मतलब इसमें बढ़ते हुए क्रम में, बढ़ते होने क्रम का सबसे पहले छोटा रहेगा, लास्ट में सबसे बड़ा रहेगा। तो इन राज्यों के क्षेत्रफल के हिसाब से देखें तो इसमें हरियाणा, यानी सबसे पहले स्थान पर कौन आ रहा है, हरियाणा आ रहा है, यानी सबसे छोटा इसमें हरियाणा है। तो हरियाणा का क्षेत्रफल कितना है, यह है 44,212 किलोमीटर स्क्वायर है। फिर इसके बाद तीन का मतलब पंजाब आएगा। पंजाब का क्षेत्रफल देखा जाए कितना है तो 50,362 किलोमीटर स्क्वायर है। इसके बाद चार का मतलब उत्तराखंड आएगा। उत्तराखंड का क्षेत्रफल देखें तो ये 53,483 किलोमीटर स्क्वायर है। आखिरी विकल्प में जो हिमाचल प्रदेश है इसका क्षेत्रफल देखें तो 55,673 किलोमीटर स्क्वायर। इस प्रकार से जो सही 42 हो जाएगा। 36 नंबर देखें, अब कथन और कारण के आधार पर इसको भी एक्सप्लेन किया गया है। यानी इसमें देखें इसका आंसर सी बनेगा। सी का मतलब ए सही है, आर गलत है। यानी ए सही होने का मतलब देखें तो समांतर सीसा तथा टिन की मिश्र धातु का प्रयोग, यानी प्रयोग फ्यूज तार के पदार्थ में सही है। सीसा और टिन की मिश्र धातु का गलनांक ये करा तांबे एल्यूमिनियम के गलनांक से अधिक होता है। ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि यदि इसका यानी सीसा व टिन की मिश्र धातु गलनांक यदि तांबा और एल्यूमिनियम गलनांक से अधिक होता है तो ये बनाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती फ्यूज तार का, क्योंकि ज़्यादा करंट आने पर फ्यूज तार का काम ही होता है कि वह गल करके जो है मुख्य ऑपरेटर को बचा लेना। इसलिए स्टेटमेंट इसका गलत है, सी इसका आंसर सही हुआ। प्रश्न देखते हैं, इसका एक्सप्लेनेशन करने को ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसको ज़्यादा लेजी न बनाते हुए जल्दी से समझने का प्रयास करें। 37 नंबर प्रश्न देखें। 37 नंबर प्रश्न आपका यह है कि राज्य और उसकी सबसे ऊंची चोटी दिया गया है। तो इसका सही आंसर डी है। डी का मतलब इसमें जो 2341 तमिलनाडु में देखें सबसे ऊंची चोटी जो दोदा बेटा है तमिलनाडु के, और यह नीलगिरी पहाड़ी पर स्थित है। और जबकि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी देखें तो अनामुड़ी हो जाती है, जो कि नीलगिरी पहाड़ी पर ही स्थित है, उसके दक्षिणी भाग में है। इसके बाद देखें राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी जो 3 गुरु शिखर है, जो माउंट आबू के निकट है। इसके बाद देखें जो नागालैंड की सबसे ऊंची चोटी जो आपका वह है सारामती, मध्य प्रदेश की धूपगढ़ है। तो ये इंपॉर्टेंट इसका हो जाता है। चलिए 38 नंबर प्रश्न देखा जाए। 38 नंबर प्रश्न आपका यह है कि मार्च 2025 में भारत ने ऑपरेशन ब्रह्मा किस देश को मानवीय सहायता प्रदान करने के लिए, बहुत ही आसान है, अक्सर ये चर्चा में रहा था, म्यांमार में आया था। यह जो है भूकंप आया था, वहाँ भारतीय जो है मानवीय सहायता के लिए ऑपरेशन ब्रह्मा चलाया था। तो इसका सही आंसर जो आपका हो जाएगा ये, केवल ये इसका सही है, यानी केवल 2। इसका एक्सप्लेनेशन थोड़ा देख लेते हैं। तो 28 मार्च 2025 को म्यांमार में आए भीषण भूकंप के बाद वहाँ भारत सरकार द्वारा चिकित्सीय और मानवीय सहायता उपलब्ध कराने के लिए ऑपरेशन ब्रह्मा प्रारंभ किया गया था। चलिए अगला देखते हैं। तो यह नगर पालिकाओं संबंधी प्रश्न पूछा गया है। इसका सही आंसर देखें तो सी का मतलब केवल 2 इसमें सही दिया गया है। यानी इसमें देखें नगर पालिका सदस्य बनने की अर्हता आयु 25 वर्ष है, नहीं 21 वर्ष होता है, जैसा कि पंचायतों के लिए वही नगर पालिकाओं के लिए। नगर पालिकाओं में सीधे चुनाव आने वाले कुल सदस्य संख्या के 1/3 स्थान महिलाओं के लिए आरक्षित सही है। यानी इसका 2 आंसर सही हुआ, यानी सी हुआ। सी का मतलब 2 इसमें सही है।
नगर पालिका सदस्य चुने जाने के लिए अर्हता आयु 21 वर्ष है, न कि 25 वर्ष है। संविधान के अनुच्छेद 243 भी यानी 243 फ के खंड 1 के परंतु के अनुसार कोई व्यक्ति किसी नगर पालिका सदस्य चुने जाने के लिए इस आधार पर नियत नहीं होगा कि उसकी आयु 25 वर्ष से कम है यदि उसने 21 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली है। इसके बाद संविधान के अनुच्छेद 243 टी या 243 न के खंड 3 के अनुसार प्रत्येक नगर पालिका में प्रत्यक्ष निर्वाचन से भरी जाने वाली कुल सीटों में से कम 1/3 सीटें जिसमें से SC ST तो आरक्षित महिलाओं की सीटों में भी सम्मिलित हैं। महिलाओं के लिए आरक्षित सीटें होंगी। कई राज्यों में महिलाओं के लिए ये आरक्षण बढ़ाकर 50% भी कर दिया गया, जैसे कि बिहार इत्यादि में देखें। तो इसमें दूसरा सही यानी सी इसका आंसर सही। 40 नंबर प्रश्न देखें। 40 नंबर प्रश्न देखें तो आपका इसमें यहाँ से गवर्नर जनरल और महत्वपूर्ण योगदान या कार्य, इसका सही आंसर डी बनेगा। डी का मतलब 43-21 इसका सही आंसर है। 43-21 मतलब लॉर्ड डलहौजी को देखें व्यक्तिगत सिद्धांत पर आधारित है, इसको हड़प नीति भी कहते हैं। लॉर्ड कर्जन जो बंगाल विभाजन किया था तो यानी इसका जो हो जाएगा तीसरा है। और इसके बाद लॉर्ड विलियम बेंटिंक देखें तो ये काफ़ी समाज सुधारक के रूप में जाना जाता है। 2 इसका है, सती प्रथा पर इसने बैन लगाया था। लॉर्ड कर्नल्स जो ये भारत में सिविल सेवा और पुलिस सेवा का जनक माना जाता है, तो बंगाल में अस्थायी बंदोबस्त इसने लाया था। तो सही आंसर इसका जो डी हो जाएगा 43-21 हो जाएगा। 41 नंबर प्रश्न देखें उनके घटनाओं विचार के तो उन्हें सही कालक्रमानुसार व्यवस्थित करने के लिए कह रहा है। तो 41 का सही आंसर ए होगा, मतलब 1432 इसमें है। यानी सबसे पहले इसमें एक क्रिप्स मिशन आया, इसके बाद वेवेल योजना आई, इसके बाद जो आपका शिमला सम्मेलन, लास्ट में कैबिनेट मिशन आता है। इन समय को समय को भी देख लें। यानी क्रिप्स मिशन कब आता है? क्रिप्स मिशन जो होता है मार्च-अप्रैल 1942 में आता है, यानी 1942 की घटना यह है, क्रिप्स मिशन आता है। इसके बाद इसमें देखें जो वेवेल योजना है यह 1945 में आता है, यानी 1945 में यह जो है वेवेल योजना आता है। कब आता है? 14 जून को आता है। शिमला देखें तो 1945 में ये भी है, लेकिन 25 जून से 14 जुलाई के बीच में है। यानी शिमला समझौता जो आपका 1945 की घटना, लेकिन 25 जून से 14 जुलाई तक है। कैबिनेट मिशन 1946 की है, यानी सबसे बाद में कैबिनेट मिशन आता है। इस प्रकार से 1432 का आंसर सही हो जाएगा। 42 नंबर प्रश्न को देखें इसमें तो यह है लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट लोकसभा को प्रस्तुत करती। सही है। लोक लेखा समिति के राज्यसभा के 15 सदस्य, बल्कि लोकसभा के 15 होते हैं, राज्यसभा के 7 होते हैं, कुल मिलाकर 22 इसमें होते हैं। इसे लघु जो होता है वो आपका जो है, यानी इसको लघु लोकसभा भी कहते हैं। और यह प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन के रूप में लोक लेखा समिति को जानते हैं। और सबसे बड़ी समिति जो प्राक्कलन समिति, जिसमें 30 सदस्य लोकसभा के ही होते हैं, इसमें राज्यसभा के सदस्य नहीं होते हैं। यानी सही इसका आंसर जो हुआ वह डी का मतलब केवल एक सही होगा। इसमें देखें इसका आंसर तो लोक लेखा समिति यानी पब्लिक अकाउंट कमेटी PAC अपनी रिपोर्ट लोकसभा के अध्यक्ष स्पीकर को सौंपती है, जो उसे लोकसभा के समक्ष प्रस्तुत करवाता है और उसकी प्रति राज्यसभा के पटल पर रखी जाती है। गठन 2 देखें तो PAC गठन हर वर्ष अधिकतम 22 सदस्यों से होता है, जिसमें 15 सदस्य लोकसभा था और अधिकतम 7 सदस्य राज्यसभा से होते हैं। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। 43 नंबर निम्नलिखित में से कौन सी गैस हवा से हल्की? बहुत ही आसान प्रश्न पूछा। हीलियम है इसमें दिए गए विकल्प में हल्की, यानी हीलियम होती है। और आपका इससे हल्की में जो है हवा से हल्की में हाइड्रोजन होती है, यानी हीलियम का मतलब आपका जो है He जो आपका है H2 जो है, और अमोनिया जो होती है आपके हवा से हल्की होती हैं। शेष इसमें जो दिए गए हवा से भारी हैं। इसका सही आंसर देखें तो केवल 3 का मतलब 20 का आंसर सही हुआ। इसका एक्सप्लेनेशन देखें तो किसी भी गैस का घनत्व समान ताप एवं दाब पर उसके मोलर द्रव्यमान के अनुपाती होता है। हवा शुष्क वायु का औसत मोलर द्रव्यमान लगभग 28.97 ग्राम मोल माना जाता है। जिस गैस का मोलर द्रव्यमान इससे कम होगा वह हवा से हल्की होगी। दिए गए विकल्प में हाइड्रोजन क्लोराइड यानी इसका 36.5 होता है। सल्फर डाइऑक्साइड 64 होता है का मोलर द्रव्यमान शुष्क वायु से अधिक है, जबकि हीलियम का देखें 4.0 है, जो कि मोलर द्रव्यमान शुष्क वायु से काफ़ी कम है। इसलिए इसमें दिए विकल्प हीलियम जो है वो हल्की हवा से है। 44 देखें तो अटल सुरंग अंकित के संदर्भ में कौन सी कथन सही है? यानी इसमें सही में केवल ए का मतलब केवल 2 सही है। इसमें केवल 2 सही है। इसका 2 का मतलब ए इसका आंसर सही हुआ, केवल 2। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। अटल सुरंग 9.02 किलोमीटर लंबी हिमालय की पीर पंजाल श्रृंखला में बनी। हिमालय की पीर पंजाल श्रृंखला बनी एक महत्वपूर्ण राजमार्ग सुरंग है। यह विश्व की सबसे लंबी रोड हाईवे सुरंग नहीं है। विश्व का सबसे लंबा रोड सुरंग रिकॉर्ड नॉर्वे के नेडाल सुरंग 24.51 किलोमीटर के पास है। ज्ञातव्य है कि अटल सुरंग को 10,000 फीट की अधिक ऊंचाई पर स्थित विश्व की सबसे लंबी हाईवे सुरंग के रूप में प्रमाण प्राप्त है। इस प्रकार से इसका सही आंसर ए हुआ। ए का मतलब 2 इसमें जो है सही, 1 इसमें गलत हो जाएगा। अगले प्रश्न में देखें 45 नंबर तो ओजोन परत के निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? तो इसमें देखें ओजोन परत पृथ्वी की सतह को सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों से सही है। ओजोन परत क्षण को क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी CFC से जोड़ा गया, ये भी सही, यानी दोनों सही। सी इसका आंसर सही हो जाएगा। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं तो ओजोन यानी O3, ओजोन का सूत्र होता है O3 होता है। इसमें देखें तो मुख्यतः समताप मंडल यानी जो मंडल होते हैं, सबसे पहले क्षोभ मंडल है, फिर इसके बाद आपका समताप मंडल है। तो समताप मंडल लगभग 10 से 15 किलोमीटर ऊंचाई यानी 10 से 15 किलोमीटर ऊंचाई समताप मंडल, इसमें ओजोन मंडल अधिकतम सांद्रण लगभग 15 से 35 किलोमीटर पाया जाता है। और सूर्य के हानिकारक पराबैंगनी विकिरण विशेषकर
जो अल्ट्रा वायलेट रेज होता है UVB अक्सर पूछता है, ये खतरनाक ज़्यादा है। तो UVB और UVC भी इसमें शामिल है। UVC वो अवशोषित कर लेता है, इस कारण पृथ्वी की सतह पर आने वाली हानिकारक UV विकिरण काफ़ी कम हो जाती है, जिससे जीव जंतु, वनस्पतियों और मानव स्वास्थ्य, त्वचा, कैंसर, मोतियाबिंद आदि की रक्षा होती है। तो ये सही है। ओजोन क्षरण कम होने के कारण क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी CFC है, इसलिए दोनों कथन सही हो जाएंगे। चलिए 46 में देखें, निम्नलिखित में से कौन सा देश खाड़ी सहयोग परिषद का हिस्सा नहीं है? तो ए है, यानी एक मतलब 2, 3 इसमें नहीं है। 2, 3 का मतलब ईरान, सॉरी नहीं पूछ रहा है, तो नहीं में आपका जो है 2, 3 ईरान और इराक जो है इसमें खाड़ी परिषद के हिस्से नहीं। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं किस प्रकार से यह नहीं है। तो खाड़ी सहयोग परिषद यानी गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल यानी GCC एक क्षेत्रीय संगठन जिसकी स्थापना वर्ष 1981 में हुई थी। इनके वर्तमान 6 सदस्य देश हैं, यानी इसमें कितने वर्तमान में 6 सदस्य देश हैं। इसमें बहरीन है, यानी बहरीन है आपका, कुवैत है, कुवैत विकल्प नहीं दिया है। इसके बाद ओमान है, कतर इसमें विकल्प नहीं दिया है, कतर है, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात UAE हैं। ईरान और इराक GC यानी GCC यानी ये जो आपका है खाड़ी परिषद के देश में शामिल नहीं है, ईरान और इराक। 47 नंबर प्रश्न को देखें, नीचे दिए गए 2 कथन दिए गए जिसमें से एक कथन ए था, दूसरे का कारण आर कहा गया है। इसको देखें तो 47 का जो सही आंसर बी बनेगा। बी का मतलब ए गलत है किंतु आर सही है। इसके हिसाब से देखें तो आपका भारत में जनहित याचिका कानून के शासन के लिए आवश्यक है, गलत है। जनहित याचिका सामाजिक और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को न्याय तक प्रभावी पहुंच प्रदान करता है। इसका एक्सप्लेनेशन देखें तो जनहित याचिका यानी पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन यानी PIL भारत में न्यायालयों द्वारा विकसित एक ऐसी प्रक्रिया जिसने लोकस स्टैंडी याचिका दायर करने के विधिक अधिकार का दायरा बढ़ाकर सामाजिक व आर्थिक रूप से वंचित तबकों को भी न्यायालय तक पहुंच सुलभ कराई। इस प्रकार कारण आर कथन को PIL कमजोर वर्गों को न्याय तक प्रभावकारी पहुंच देता है, सही हो जाता है। परंतु जो ये अभिकथन है में प्रयोग से कानून के शासन रूल ऑफ लॉ के लिए आवश्यक है, आवश्यक अनिवार्य शर्त का दावा करता है, जो सही नहीं है। भारत में कानून का शासन संविधान के मूल ढांचे, समानता के सिद्धांत, अनुच्छेद 14, संवैधानिक उपचारों का अधिकार 1932 था, उच्च न्यायालयों की रीट शक्ति 226 था, न्यायिक समीक्षा आदि संस्थागत व्यवस्थाओं पर आधारित है। ये व्यवस्थाएं PIL के उद्भव से पहले विद्यमान थी और PIL के बिना भी कानून के शासन का अस्तित्व बना रहता है। अतः PIL के कानून के शासन को मजबूत प्रवर्तित तो करती, परंतु उसके अस्तित्व के लिए अनिवार्य शर्त नहीं है, इसलिए ये इसमें गलत हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न इसमें बनता है 48 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ कालिदास द्वारा रचित नहीं लिखा गया? तो इसमें ये बहुत ही आसान प्रश्न रहा कि इसमें श्रृंगार सप्तक नहीं लिखे, 2 इसमें इन्होंने लिखा है। तो इसका सी जो है सी यानी तीसरा यानी बी केवल 3 इसमें गलत हो जाएगा, नहीं इसमें ध्यान रखें। तो इसका आंसर ये बन जाएगा, यानी बी इसका आंसर होगा। एक्सप्लेनेशन इसका देखें तो कालिदास संस्कृत के महाकवि थे, यानी कालिदास जो है महाकवि कालिदास इनको कहते हैं, संस्कृत के महाकवि हैं। इनकी प्रमुख कृतियों में देखें तो इन्होंने मेघदूत लिखा है, एक गीत काव्य, और रघुवंशम एक महाकाव्य इन्होंने लिखा है, सम्मिलित है। जबकि श्रृंगार शतक त्रय का एक भाग जिसके रचयिता भृतहरि माने जाते हैं। इस प्रकार से इसका आंसर जो नहीं के द्वारा देखा जाए तो 20 का आंसर सही होगा। 49 नंबर प्रश्न देखें तो यह नीचे दिए कथन इसमें से अब कथन कारण दिया, मुगल सम्राट अकबर ने फतेहपुर सीकरी के बुलंद दरवाजा निर्माण का सही है। अकबर ने इसका स्मारक निर्माण अपने पुत्र जहांगीर शाह, ये गलत हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन जल्दी से देखें तो बुलंद दरवाजा का फतेहपुर सीकरी में निर्माण जामा मस्जिद की दक्षिण ओर स्थित विजय तोरण के रूप में अकबर द्वारा गुजरात विजय की स्मृति में करवाया गया था। इसका निर्माण जहांगीर के जन्म के स्मरण में नहीं करवाया गया था। इस प्रकार से इसका जो सही आंसर आपका बनेगा सी का मतलब ये सही, किंतु आर गलत हो जाएगा। 50वां प्रश्न देखें, इसमें जो आपका है वो आपका यहाँ पर पत्तन और यानी पोर्ट और राज्य दिए गए हैं, कहाँ पर ये हैं। तो इसका सही आंसर बी बनेगा। बी का मतलब 3142 सही है। 3142 का मतलब पारादीप जो है आपका उड़ीसा में है, तूतीकोरन तमिलनाडु में है, काकीनाडा देखें तो आंध्र प्रदेश में, और अलपुझा देखें तो केरला में है। तो ये इसका आंसर सही होगा। इसका एक्सप्लेनेशन देखें तो एक्सप्लेनेशन इस प्रकार से है कि पारादीप भारत के प्रमुख समुद्री बंदरगाहों में से एक जो उड़ीसा राज्य के जगत सिंह जिले के तट पर स्थित है। तूतीकोरन वर्तमान आधिकारिक नाम BO चिदम्बरनार पोर्ट अथॉरिटी थूथुकुडी तमिलनाडु राज्य में स्थित एक प्रमुख बंदरगाह है। काकीनाडा बंदरगाह आंध्र प्रदेश के तट पर स्थित है। अलपुझा केरल राज्य में स्थित तटीय नगर है। ऐतिहासिक रूप से यह महत्वपूर्ण तटीय लघु बंदरगाह केंद्र है और आज बैक वाटर पर्यटन के लिए महत्वपूर्ण है। कहने का आशय इसमें 20 का आंसर सही हुआ। बी का मतलब यह मैचिंग यदि कराते हैं तो 3142 इसका सही हो जाएगा। पारादीप को हमने देख लिया कि उड़ीसा में है, उड़ीसा के जो जगतपुर जिले वहाँ पे स्थित है। तूतीकोरन जो है इसका वर्तमान आधिकारिक नाम BO चिदम्बरम पोर्ट अथॉरिटी थूथुकुडी हो चुका, तमिलनाडु में है। काकीनाडा बंदरगाह आंध्र प्रदेश तट पर है और अलपुझा केरल राज्य में स्थित एक तटीय नगर है। तो इस प्रकार से 3142 से 50 का। आखिरी के 100 प्रश्नों को इसमें देखते हैं। हालांकि ये वीडियो काफ़ी लंबा है, 2 पार्ट में करना होगा। तो 51 नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पर नीचे 2 कथन दिए गए, इसमें से एक कथन अब कारण भारत सतत विकास पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना होना चाहिए और वर्तमान
के विकास को भविष्य की पीढ़ियों की जरूरतों के साथ समझौता नहीं करना चाहिए। एजेंडा 21 पर विश्व नेताओं द्वारा 1995 में हस्ताक्षर 1992 में एजेंडा 21 था। एजेंडा 21 का मतलब यहाँ 21वीं शताब्दी से है, जो 2000 से शुरू हुई थी, 2001 यानी 21वीं शताब्दी चली। एजेंडा 21 इस पर आधारित है। तो 1992 के रियो जेनेरियो सम्मेलन में ये प्रस्ताव आया था। तो दूसरा इसमें कारण गलत हो जाता है, यानी ए सही कारण, मतलब सी इसका आंसर सही बनेगा। एक्सप्लेनेशन देखें तो इस प्रकार से सतत विकास की स्वीकृति परिभाषा के अनुसार यह वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं की पूर्ति इस प्रकार प्राप्त करने बल देता है कि भविष्य की पीढ़ियों की अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने की क्षमता प्रतिकूल प्रभाव न पड़े तथा पर्यावरण संरक्षण के साथ विकास हो। वर्ष 1992 में रियो जेनेरियो ब्राजील में आयोजित संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण विकास सम्मेलन पृथ्वी सम्मेलन में एजेंडा 21 को विश्व नेताओं द्वारा अपने हस्ताक्षर से स्वीकृति प्रदान की गई थी। चलिए अगला प्रश्न 52 नंबर देखते हैं। तो 52 नंबर प्रश्न यहाँ पर देखा जाए पुलित्जर पुरस्कार और उसकी श्रेणी दिया गया है। पुलित्जर पुरस्कार की श्रेणी 2025 की विशेषता के बारे में दिया गया है। 52 नंबर प्रश्न का सही आंसर देखें तो बी बनेगा। बी का मतलब 43/12 इसका सही आंसर है। 43/12 का मतलब देखें तो फिक्शन श्रेणी में पर्सिवल एवरेट को दिया गया है, यानी चौथा नंबर जो है। और इसके बाद संगीत श्रेणी में देखें तो तीसरा आपका बनता है सूसी इबारा को दिया गया। और जीवनी में देखें तो एक हो जाएगा जेसन रॉबर्ट्स को दिया गया। और ड्रामा नाटक के में ब्रैडन जैक्सन को दिया गया। 54 देखें प्रोटीन के पाचन के लिए आमाशय में निम्नलिखित में से कौन से एंजाइम निकलता है, स्टमक पेट के बारे में पूछ रहा है। इसका सही आंसर देखा जाए तो ये केवल जो है आपका 3 का मतलब ये हुआ कि ये पेप्सिन निकलता है, ये सही है। जबकि ट्रिसिन जो है यह आपका अग्नाशय से संबंधित है। इसमें देखें आमाशय की मुख्य पेप्टिक कोशिकाओं में पेप्सिनोजोन नामक प्रो एंजाइम का स्राव करती है, जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl को उपस्थिति में सक्रिय होकर पेप्सिन बनाता है। यह पेप्सिन आमाशय में प्रोटीन पाचन की शुरुआत करता है। इसके विपरीत ट्रिसिन और काइमाट्रिसिन अग्नाशय द्वारा निष्क्रिय किए जाते हैं, यानी ये जो अग्नाशय से संबंधित है, पैंक्रियास से संबंधित हैं। जो पैंक्रियास देखें तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है और यह जो है मिक्स ग्लैंड, यानी जो इसमें देखें तो अंतःस्रावी और बहिस्रावी ग्रंथि अग्नाशय में पाई जाती हैं। चलिए 54 नंबर प्रश्न देखें, आखिरी प्रश्न के रूप में इसको देखते हैं। शेष पार्ट को नेक्स्ट लेक्चर में दूसरे लेक्चर में कवर किया जाएगा। यहाँ देखें नीचे दिए गए कथन में से एक का कथन और कारण दिया गया है। तो भारत में संसदीय शासन प्रणाली सही है। भारत में कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी, कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी, दोनों स्टेटमेंट सीधे सीधे प्रश्न से दिए गए, इसलिए इसका आंसर यानी व्याख्या भी कर रहा है तो डी इसका आंसर सही हो जाएगा। अनुच्छेद को भी देख लें तो अनुच्छेद 75(3) संघ के लिए, यानी पहला जो आपका है 75(3) से संबंधित भारतीय संविधान में है, भारत एक संघीय शासन प्रणाली। दूसरा देखें अनुच्छेद राज्यों के लिए जो है, राज्यों जो संबंधित है वह 164 सब आर्टिकल 2 से संबंधित इस प्रावधान यानी कथन के हिसाब से। कहने का आशय हुआ कि जो 75 सब आर्टिकल 3 इसमें क्या कहा गया है कि मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से जिम्मेदार होगी, जबकि 164(2) में कहा गया राज्यों के लिए कि मंत्रिपरिषद विधानसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी। और पहला स्टेटमेंट जो संसदीय शासन प्रणाली के देखें तो भारत में शासन की संसदीय प्रणाली अपनाएगी, जिसका मूल संविधान यह है कि वास्तविक कार्यपालिका प्रधानमंत्री के नेतृत्व में मंत्रिपरिषद व्यवस्थापिका या विधायिका संसद विशेषकर निम्न सदन लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती। भारतीय संविधान को उत्तरदायित्व को स्पष्ट रूप से स्थापित करता है। तो इस प्रकार सही आंसर हुआ। शेष इसके अगले पार्ट नेक्स्ट वीडियो में कवर किया जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।